everyone, this is Surabhi Bhatia and I welcome you to the YT channel of Legal Edge. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो क्लैट के लिए भी रेलेवेंट है एंड इनफैक्ट इस साल के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। तो अगर कोई और एग्जाम भी आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब इस साल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से लैंडमार्क डिसीजंस दिए। जो हमारे फॉर्मर सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने जाने से पहले बहुत से ऐसे मामले सेटल किए जहां पर पिछले 25-30 साल से कुछ कुछ चीजें पेंडिंग थी एंड फाइनली इट केम टू अ कंक्लूजन इस एक साल में। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कौन से जजमेंट्स, कौन से डिसीजंस देखने वाले हैं। दैट इज जो SC/ST एक्ट है उसमें एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो समझेंगे। ठीक है, देन अगर कोई भी स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट लगाता है तो यहाँ पर स्टे ऑर्डर कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, क्या वो एक सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। इस चीज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया एंड इस चीज को कंक्लूड किया। देन one of the landmark decisions of 2024 was कि मिनरल्स एंड माइंस पे जो भी रॉयल्टी रिसीव की जाती है उस रॉयल्टी पे अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी इम्पोज कर सकती हैं। सो एक मामला जो 1989 से चल रहा था हैज फाइनली बीन सेटल्ड इन 2024। वो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जो टसल था बिटवीन वेरियस जजमेंट्स, ये फाइनली इस डिसीजन के साथ कंक्लूड हुआ है। देन अनदर लैंडमार्क डिसीजन कि जो प्रिजन्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उन्होंने काफी ज्यादा कंडेम किया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको जो भी मैनुअल्स हैं उन्हें फिर से एक बार चेक करना चाहिए, इस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए एंड बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं लोगों के उस चीज पर भी देखना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देन बीटी मस्टर्ड, जहां पर जीन कैंपेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो उसका कमर्शियल यूज होना चाहिए या नहीं, दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। देन इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में किन किन को इंक्लूड करना चाहिए, क्या वहां पे कस्टमर इंक्लूड होंगे या नहीं, इससे रिलेटेड एक केरला हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था, वो समझेंगे। एंड अल्टीमेटली जो दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टसल चलता रहता है कि लेफ्टिनेंट जनरल को एक्चुअली किसकी बात सुननी है, तो यहाँ पे जो करंट पॉइंट था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी नॉमिनेशंस करते हैं LG, उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट की बात मानना जरूरी है, उससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा उस चीज को देखेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसीजन of Supreme Court that was related to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। बेसिकली इस एक्ट को लाने का पर्पस ये था, आप सबको पता है आर्टिकल 17 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी अगर किसी भी फॉर्म में है इट शुड बी एंटायरली अबॉलिश्ड। अब यहाँ पर इसी पर्पस के साथ 1989 का ये एक्ट लाया गया एंड स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि अगर कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ कोई ऐसा कमेंट पास करता है, कोई भी एट्रोसिटीज करता है, किसी भी तरीके का अत्याचार करता है, कोई भेदभाव करता है, उन्हें एक अनटचेबल की तरह फील करवाता है, ये सब ऑफेंस माना गया एंड इसके प्रोविजंस को बहुत स्ट्रिक्टर एंड पे रखा गया। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि जिस पर्पस से वो एक्ट बनाया जाता है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है एक एक्ट बनाने का, वो इंटेंट को छोड़ते हुए उसका मिसयूज थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है। जैसे हमने अक्टूबर के CLK में देखा था कि जो 498A का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कंसर्न दिखाया कि उसका भी काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द विक्टिम एंड द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस थे, दोज आर वेरी फाइन, बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इस चीज के लिए, दैट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 इस एक्ट का ये कहता है
कि ऐसे किसी भी प्रोविजंस के लिए एंटिसिपेटरी बेल अलाउड नहीं होगी, इट इज प्रोहिबिटेड। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 438 और बीएनएसएस का सेक्शन 482 समझें, तो एंटिसिपेटरी बेल इज कि अगर किसी भी इंसान को एंटिसिपेशन है, मतलब अंदाजा है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी ऑफेंस को लेके, तो वो हाई कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट के पास जाकर एक अर्जी लगा सकता है एंड अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले सकता है। तो दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। अब यहां पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 1989 एक्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझी कि कभी कभी कोई एक स्टेटमेंट जनरली गुस्से में निकलती है, उसका इंटेंशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है, उनको इंसल्ट करना नहीं है एज अ कास्ट, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक सेम पैरामीटर पे हर चीज को नहीं आंक सकते हैं। यहां पर उन्होंने बोला कि सिर्फ इंसल्ट करना किसी भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंबर की वो ऑफेंस नहीं होगा जब तक एक पर्टिकुलर अलग से इंटेंशन नहीं था ऑफ अक्यूज कि वो उनकी कास्ट आइडेंटिटी पे उन्हें ह्यूमिलिएट करे, उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एंटिसिपेटरी बेल डेफिनेटली प्रोहिबिटेड है। पर आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा ब्लैंकेट बैन, की कंप्लीट बैन नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन इसे डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि सिर्फ मियर इंसल्ट थी, कोई इंटेंशन नहीं थी, तो वहां पर एंटिसिपेटरी बेल डेफिनेटली अलाउ की जा सकती है। इंटेंशनल इंसल्ट या इंटिमिडेशन, डराना धमकाना बिकॉज ऑफ फैक्ट्री लाइक अनटचेबिलिटी, कास्ट सुपीरियोरिटी, वो एक ऑफेंस है और ऐसे केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो ये प्रोहिबिटेड वर्ड है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन विक्टिम के राइट्स एंड अक्यूज के राइट्स दोनों को बैलेंस आउट करते हुए एक इंटरप्रिटेशन दिया। मूविंग ऑन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आया सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड टू क्या ऑटोमेटिक वैलिडिटी होगी ऑफ स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर क्या होता है? आप लोगों ने इंजंक्शन वर्ड सुना होगा, स्टे ऑर्डर सुना होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट चल रहा है एंड एक पार्टी वहां पे प्रॉपर्टी को बेचने की फिराक में है, तो वहां पर दूसरी पार्टी कई बार स्टे ऑर्डर ले लेती है, राइट, वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो वहां पे अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया स्टे ऑर्डर का, तो क्या वो स्टे ऑर्डर अगले डिसीजन तक वैलिड रहेगा या कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और फिर से हियरिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली यहां पर जो डिसीजन था कि 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली जो स्टे ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, ये चीज कंप्लीटली गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जो 5 जज, अब यहाँ पे जो डिसीजन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। यहां पर इन्होंने बोला कि जो भी स्टे ऑर्डर्स दिए जाते हैं किसी भी केस में किसी भी कोर्ट के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होंगे आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था एशियन रिसर्फिंग और फ्रॉड एजेंसी एंड अनदर्स वर्सेस सीबीआई 2018 का ये केस था। इस केस में हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हैं, यहाँ पर उनमें 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो स्टे ऑर्डर है वो वेकेट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा और फिर से उस चीज को अप्रोच करना होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि इट इज नॉट ऑटोमेटिकली लैप्स। यहां पर इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले दैट वाज ये कभी भी टाइम बाउंड नहीं हो सकते, मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने एक टाइम लिमिट नहीं फिक्स कर सकते कि सिर्फ इतने टाइम तक स्टे ऑर्डर रहेगा, नहीं। अगर हमने उस स्टे ऑर्डर को हटाना है तो उसके लिए भी एक जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा, मतलब फिर से जो बेंच ऑफ जजेस हैं वो ये इवैल्यूएट करेंगे कि क्या पार्टी यहाँ पर सिर्फ केस को लंबा करने के लिए इस चीज को खींच रही है, क्या पार्टी आ नहीं रही है ताकि स्टे ऑर्डर चलता रहे, या क्या उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस है इस चीज को अब प्रॉपरली वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पर स्टे ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए जो कोर्ट ऑलरेडी लगा चुकी है उसको हटाने के लिए भी
जुडिशरी को फिर से सोचना होगा, उस जजेस के बेंच को फिर से अपना माइंड अप्लाई करना होगा, चीजें री इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। और टाइम बाउंड अगर होगा तो कभी भी जो ये जुडिशियल माइंड वाला एस्पेक्ट है वो नहीं लग पाएगा, राइट। अगर हाउएवर उन्होंने ये बोला कि अगर अलग से एक्सप्रेसली प्रिस्क्राइब, मतलब अलग से किसी भी डिसीजन में, किसी भी स्टैट्यूट में, लॉ में ऐसा प्रोवाइडेड है कि स्टे ऑर्डर हट जाना चाहिए एक सर्टेन टाइम के बाद, वो टाइम बाउंड होगा, तो हाँ वो बात डेफिनेटली मानी जाएगी। बट अदरवाइज इंटरप्रिटेशन कभी भी टाइम बाउंड की तरफ नहीं आएगा, वो हमेशा आएगा कि जुडिशियल बेंच ही वहां पर अपना माइंड अप्लाई करके उस चीज को हटाएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बेसिकली यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी, एक कंटेंशन दी गई थी पेटिशनर्स के द्वारा कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है आप यहाँ पे आर्टिकल 142 को यूज करके उसे हटा दीजिए। अब आर्टिकल 142 क्या होता है? आर्टिकल 142 एक तरीके से इनहेरेंट पावर है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां पे उसके पास हक है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए री इंटरप्रिटेशन कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी एक चीज को फिर से मॉडिफाई करके लोगों के सामने रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी केस देखें तो वहां पर विक्टिम्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन जो एक्चुअली उनको मिला था, बट आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा अमाउंट विक्टिम्स को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि जिस तरह की वो ट्रेजेडी थी दे वर डेफिनेटली इंटाइटल्ड टू। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से ईयर में हुई थी। अब यहां पर उन्होंने ये बोला कि कोर्ट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीट जस्टिस के लिए 142 में। अगर उन्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है या प्रोविजन प्रॉपरली नहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है, पर कहीं पे अगर सही डिसीजन है तो उसको नलिफाई करने के लिए आर्टिकल 142 यूज नहीं हो सकता है। हम अगर वो हमारी पावर ऐसी है तो हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे। आर्टिकल 142 की जो पावर्स हैं एग्जैक्टली वो सुप्रीम कोर्ट ने ही टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस के थ्रू डेवलप और ज्यादा की है, ताकि उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि वो इन पावर्स का मिसयूज ना करें। दिस केस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर दैट। अब यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला रिलेटेड टू हाई कोर्ट। उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट यहाँ पे सबॉर्डिनेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। जस्ट बिकॉज हायरार्की में हम हाई कोर्ट को स्टेट्स लेवल पे रखते हैं डज नॉट मीन कि यहाँ पर वो एंटायरली सबॉर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है, एंड इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू दिस कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट का कोई वैलिड डिसीजन है तो हम आर्टिकल 142 का मिसयूज नहीं करेंगे, जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर इस आर्टिकल का यूज होगा। सो अल्टीमेटली जो एशियन रीसर्फेसिंग वाले वर्सेस सीबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो स्टे ऑर्डर है वो 6 महीने में ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। ये चीज गलत है एंड इसे फाइनली सेटल किया गया, नहीं, दिस कैन नॉट बी अलाउड। मूविंग ऑन टू द अगेन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द ईयर 1965 में एक मामला स्टार्ट हुआ। 1989 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने उसे सेटल किया। 2002 में फिर से एक कंट्रोवर्सी आई एंड तब से ये मामला एम्बिग्विटी में था कि एक्चुअली मिनरल्स एंड माइंस पे रॉयल्टी या टैक्स लगाने का हक किसका है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या रॉयल्टी टैक्स है या नहीं। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आफ्टर सो मेनी इयर्स इस केस में सेटल की गए बाय 9 जज बेंच विच वाज लेड बाय द फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। यहां पर 8:1 ओपिनियन से जस्टिस बीवी नागरत्ना शी हैड अ डिसेंटिंग ओपिनियन। उन्होंने ये बोला था कि नहीं, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए, एंड 8 जजेस इंक्लूडिंग सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने बोला था कि नहीं, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं रॉयल्टी क्या है, सेस क्या है और टैक्सेस क्या है, ताकि आगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे उन चीजों को हम समझ सकें।
रॉयल्टीज क्या होती है? रॉयल्टीज होती है कोई भी फीस जो पे की जाती है बाय यूजर्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू द ओनर। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए जब वो पर्सन, वो ऑथर अपना राइट टू यूज देता है किसी भी पर्सन को कि ठीक है आप मेरा काम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो टाइम टू टाइम पैसा आता रहता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी सिंगर का गाना किसी मूवी में यूज हुआ तो टाइम टू टाइम उसकी रॉयल्टी आती रहती है, राइट? तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है मेड बाय माइनर्स, जो भी कंपनी, जो भी एंटिटी वहां पर माइनिंग का काम कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, क्योंकि वहां पर वो उनका रिसोर्स लैंड यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, तो उसके लिए वो रॉयल्टी पे कर सकते हैं। अब टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस होते हैं किसी भी वेलफेयर पर्पसेस के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वी नो दैट। बट सेस क्या होता है? सेस होता है एक तरीके का टैक्स ही, जिसे इसलिए इम्पोज किया जाता है बाय गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ये सेस तब तक लगता है जब तक गवर्नमेंट के पास इनफ मनी नहीं आ जाता है उस पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के नेम पे सेस लग रहा है या फिर एजुकेशन के बेसिस पे सेस लग रहा है। तो यहाँ पर एक जब काम असाइन कर दिया जाता है, एक पर्पस असाइन कर दिया जाता है कि क्यों टैक्स लगाया जा रहा है, वो होता है यहाँ पर सेस। ठीक है, तो ये बोला गया। एंड अच्छा, अब टैक्स और रॉयल्टी का अगर हम डिफरेंस थोड़ा सा देखें तो टैक्स क्या है? वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो भी, या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो भी इम्पोज किया जाता है पब्लिक पे या किसी भी एंटिटी पे, और रॉयल्टी होती है किसी की एक प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए जो पेमेंट दी जाती है, जो पीरियोडिकल पेमेंट दी जाती है, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, तो आई होप आपको रॉयल्टी और टैक्सेस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहां पर मामला हुआ क्या, उस मामले को समझते हैं पहले। मामला स्टार्ट होता है 1960, सॉरी उससे भी पहले 1957 से, जब एक एक्ट आया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इस एक्ट के सेक्शन 9 ने बेसिकली ये कहा कि जो भी लीज पर कोई एक लैंड लेता है, उस पे माइनिंग एक्टिविटीज करता है, तो वहां पर उन्हें रॉयल्टी पे करनी होगी उस इंडिविजुअल को जिसने उन्हें लैंड लीज पर दिया है। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 9 ने ये बोला कि जिसका भी लैंड है वहां पर आपको उसको रॉयल्टी देनी होगी। 1957 के बाद एक रॉयल्टी, ठीक है, चार्ज करी जा रही थी। बट 1967 के आसपास तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक सेस भी लगा दिया रॉयल्टी के ऊपर। तो इंडियन सीमेंट जो एक कंपनी थी, उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ रही थी, अब उसके ऊपर एक सेस भी पे करना पड़ रहा था। तो ये पहुंचे कोर्ट, एंड कोर्ट में इन्होंने ये बोला कि सेस लगाने का हक स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन लिस्ट है, जो लिस्ट 1 है, उसमें ही रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का एस्पेक्ट आता है। स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7, उसमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है। यहां पर 7 जज बेंच ने भी यही बात बोली इन 1989, अल्टीमेटली इन इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया, हाँ, रॉयल्टी एक टैक्स है, और अगर टैक्स लेने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रॉयल्टी लेने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, मतलब रॉयल्टी तो जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अगर इस रॉयल्टी पर सेस इंपोज हो रहा है तो वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हक होगा। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई हक नहीं है कि वो इंपोज कर सके, जिस वजह से अल्टीमेटली ये बोला गया रॉयल्टी टैक्स है, और ये यूनियन लिस्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, और सेस इस वजह से इंपोज नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इंडिया सीमेंट लिमिटेड वाले केस की बात करें, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर्स एक तरीके से दे दी गई।
उसके बाद 2002 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस आया और यहाँ पर इन्होंने ये बोला, 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट था और उन्होंने ये बोला कि यार शायद ना 7 जज बेंच से एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया होगा, टाइपिंग में कुछ दिक्कत आ गई होगी। उनका मतलब ये नहीं होगा कि रॉयल्टी टैक्स है, उनका मतलब ये होगा कि रॉयल्टी पे जो सेस लगाया जा रहा है वो टैक्स है। अब दोनों चीजों में कितना डिफरेंस है, एक पॉइंट है रॉयल्टी टैक्स है, उन्होंने फिर ये भी बोला कि नहीं रॉयल्टी के ऊपर लगाया हुआ सेस भी टैक्स है, रॉयल्टी भी टैक्स है, और इन्होंने बोला नहीं, 7 जज बेंच ने एक्चुअली गलत बात बोली थी, बट क्योंकि ये बेंच छोटा था तो वो अल्टीमेटली पूरी तरीके से उसे ओवररूल नहीं कर सकता था। तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो इन्होंने ये बोला कि पावर एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि यूनियन, अगर हम स्टेट लिस्ट की एंट्रीज देखें, एंट्री 49 और एंट्री 50 ये स्टेट्स को अलाउ करती हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग्स पे, और इस लैंड के अकॉर्डिंग जो जिस भी लैंड से माइंस आ रही हैं, मिनरल्स हैं, वो सब भी इंक्लूड होना चाहिए। एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स यहाँ पे लॉ बना सकती हैं फॉर कलेक्टिंग टैक्स ऑन माइंस एंड मिनरल्स। तो इन दोनों एंट्रीज के एस्पेक्ट में इन्होंने ये बोला कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हक होना चाहिए, और शायद 7 जज बेंच से टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो बिहार, झारखंड, बहुत से पिटिशंस आने लगे, ऑलमोस्ट 80 to 90 पिटिशन थे, जिसके बाद अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया दैट दिस मैटर शुड कम टू अ रेस्ट, एंड केस आया मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस। अब यहाँ पर इतनी सारी पिटिशंस थी, 7 जज बेंच ऑलरेडी डिसीजन दे चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा बेंच बनाया गया, 9 जजेस का बेंच बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने 8:1 मेजोरिटी के साथ ये रूल डाउन किया कि स्टेट्स के पास पावर है टू मेक लॉज टू लेवी टैक्सेस ऑन मिनरल्स और मिनरल बेयरिंग लैंड्स। हाउएवर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यहां पर ये बोला कि इंडिया सीमेंट लिमिटेड का केस बिल्कुल सही था, डिसीजन बिल्कुल सही था। हाउएवर केशोराम इंडस्ट्रीज का जो डिसीजन था वो गलत था। यहाँ पे जो मिनरल्स एंड माइंस पे जो टैक्स लगाने की पावर है, रॉयल्टी की पावर है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ना होके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी ये पावर तो हर स्टेट ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए टैक्सेस इंपोज करेगी, जिससे चीजें एक्सपेंसिव होगी। अगर मिनरल बेयरिंग स्टेट्स में चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जो इंपोर्ट करती थी बाकी स्टेट से, अब वो क्या करेंगी, अब वो इंपोर्ट करने लगेंगी कहां से, फॉरेन कंट्री से, जिससे अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट होगा। तो यहां पर उनका अल्टीमेटली पॉइंट ये था कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को हक देते हैं तो उसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सही नहीं होंगे। तो दिस वाज अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से जस्टिस बीवी नागरत्ना सेड कि नो, यहां पर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। हाउएवर अगर हम मेजॉरिटी डिसीजन को समझेंगे तो वहां पर उन्होंने पॉइंट्स दिए लाइक कि स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट के तहत एंट्री 49 एंड एंट्री 50 जो अभी हमने देखे थे उसके तहत डेफिनेटली पावर है। अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो ये लैंड्स वाला एस्पेक्ट है इसमें मिनरल्स एंड माइंस बेयरिंग लैंड्स भी इंक्लूडेड हैं, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट के पास भी यहां पर हक है। और अगर हम माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की बात करें तो वो क्या बोलता है कि रॉयल्टी उसको पे करनी चाहिए जिसका लैंड है। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर किसी भी तरीके से एक एक्सेप्शन नहीं लगाई गई है स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर नहीं दी गई है, तो यहां पर हम लैंड्स का इंटरप्रिटेशन इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देंगे जब तक कोई भी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन नहीं है। सो ये था आपका फाइनली डिसीजन जहां पर मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने बोला कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है और हक अब
स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। आई होप दिस डिसीजन इज क्लियर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ, दैट इज जो प्रिजन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ जो भी काम डिवाइड किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ जिस बेसिस पे सेल्स अलॉट किए जाते हैं, उन सबको देखते हुए यहां पर ये बोला गया दैट दिस इज रॉन्ग। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जो प्रिजन में है, उन सबके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है, और सिर्फ एक दो नहीं, 5 फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द पिटिशन ऑफ सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअली शी इज अ जर्नलिस्ट, और इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसकी वजह से इन पर केस भी हुआ था। यहाँ पे शी टुक दिस पिटिशन। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या क्या डायरेक्ट किया, कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज को डेफिनेटली माना कि प्रिजन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो डेफिनेटली है, और इसके लिए इन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हुए स्टेप्स लेने चाहिए। जो प्रिजन मैनुअल्स हैं, जो भी रूल्स हैं ऑफ 2016 टू 2023, इन सारे रूल्स को यहाँ पर जो है डील करना चाहिए, उन्हें चेंज करना चाहिए। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ बोला गया, दैट वाज जो कास्ट का कॉलम है अंडर ट्रायल या कॉन्विक्ट्स का एक रजिस्टर होता है कि कौन कौन यहाँ पर है, किस ऑफेंस से हैं, उनकी सारी डिटेल्स होती है। तो इस रजिस्टर में से कास्ट का कॉलम ही हटा देना चाहिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कास्ट का कॉलम ही नहीं होगा तो आप किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया टुवर्ड्स एक्चुअल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली एक रियल लेवल पे इंप्लीमेंट हो सके, उसके लिए दिस हैज बीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पर इन्होंने ये भी बोला कि जो भी इनमेट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब सिर्फ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हैबिट के बेसिस पे, ठीक है, या फिर सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग पे, कस्टम के बेसिस पे, कि यहां पर अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई हमें ऐसे रहने की आदत नहीं है, हमें तो यहाँ पे ठाट बाट से रहने की आदत है, तो उन्हें बेटर सेल्स मिलेंगे। ठीक है, समवन हु वुड बिलोंग टू एक लोअर कास्ट, तो वहां पे उन्हें बेस्ड ऑन कस्टम की इसी तरीके का काम यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, इसी तरीके के काम में इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके बेसिस पे काम डिवाइड करना, सेल्स डिवाइड करना, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, किसी का भी क्या तौर तरीका रहा है, ठीक है, उनका क्या सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग रहा है, क्या यहाँ पर कस्टम सेटल्ड है। जैसे जनरल कस्टम्स देखें तो अगर हायर कास्ट का कोई पर्सन है तो उसे काम अलॉट किया जाएगा, जैसे खाना बनाना, ठीक है, और बाकी के थोड़े प्रीमियम का। एंड अगर हम लोअर कास्ट की बात करें तो उन्हें जनरली जो काम अलॉट किए जाते थे दैट वाज रिलेटेड टू सीवेज क्लीनिंग या वॉशरूम क्लीनिंग। तो ये कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी पे और बड़ा स्टिग्मा था, क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वेग है, एट द सेम टाइम इनडिटर्मिनेट है। ये कोई तरीका नहीं है क्लासिफिकेशन करने का, ये कोई तरीका नहीं है चीजें जस्टिफाई करने का। अब कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ वायलेट हुए हैं, यहाँ पर बेसिकली बोला गया आर्टिकल 14, 15, 21, 17 एंड 23। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, कि हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशन अलाउड है, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन डेफिनेटली अलाउड है, बट इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो प्रॉपर होना चाहिए। किस तौर पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये तो नहीं बोला जा सकता कि क्लैट सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनके बाल ब्राउन है, बोल सकते हैं क्या? नहीं। कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ ये? नहीं, क्योंकि यहां पर दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये वेग था, आर्बिट्ररी था, रैंडम था। तो ऐसा कोई भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और क्या ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का, उसका लेना देना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जिस आप वो एक्चुअली पर्पस आपका
क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोला जाए कि क्लैट यूजी के लिए एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 25 लेट्स से, वो नहीं फॉर्म भर सकते हैं, तो दैट कैन बी अ फैक्टर कि हाँ क्लैट यूजी इज फॉर यूथ, तो वहां पे उस चीज के पर्पज से 25 के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, दैट कैन बी अ पर्पस। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं था, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, कस्टम, हैबिट, सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं था, इसका कोई रिलेशन नहीं था, नेक्सस नहीं था, कनेक्ट नहीं था टू ऑब्जेक्टिव जो एक्चुअली अचीव करना था। ठीक है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, एंड कास्ट सिंपली एक क्राइटेरिया है, तो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, हेंस आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ यहाँ पे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि सिर्फ जिंदगी जीनी नहीं है, सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक डिग्निफाइड जिंदगी जीनी है, जिसके तहत बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए। ठीक है, अभी जो दिल्ली पोल्यूशन वाला केस चल रहा है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में, ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सब क्यों प्रोवाइड किए गए आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि सिर्फ जिंदगी नहीं जीनी है, एक डिग्निफाइड जिंदगी जीनी है। ठीक है, जिसके तहत इसे भी यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। देन आर्टिकल 17 यहां अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में, और यहां पर तो इतने प्रोमिनेंट फॉर्म में अनटचेबिलिटी है इन प्रेजेंस, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और बेगार को प्रोहिबिट करता है, उसमें से एक एस्पेक्ट है फोर्स लेबर की, किसी से अगर जोर जबरदस्ती बिना उसकी विलिंगनेस के काम करवाया जा रहा है, तो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे फोर्स लेबर के बेसिस पर आर्टिकल 23 का भी वायलेशन माना गया। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट डिसीजन इज जीन कैंपेन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे टू जज बेंच के सामने एक पिटिशन आई, और वो पिटिशन थी रिलेटेड टू कमर्शियल रिलीज ऑफ HT मस्टर्ड DMH11, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होती है क्रॉप्स, जब जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए होते हैं क्रॉप में, तो वहां पर उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, थ्रू ब्रीडिंग, जिस भी तरीके से साइंटिफिक तरीकों से यहाँ पर जो आपको डिजायर्ड तरीके चीजें चाहिए, मतलब कल्टीवेशन अच्छी हो, इस पे कीड़ा ना लगे, ठीक है, कम से कम केमिकल्स की जरूरत पड़े, ऐसे जो भी कंडीशंस चाहिए वो यहाँ पर उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है इन लैब्स, एंड अल्टीमेटली उसे यूज किया जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल पता होगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज यूज्ड क्योंकि उसका सिर्फ एक कमर्शियल यूज होना है, उसका कहीं भी कंजम्पशन से लेना देना नहीं है। जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की अगर हम बात करें, तो ये पहली ऐसी क्रॉप होगी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एंड इंडिया में यहाँ पर इसका ह्यूमन कंजम्पशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसको लेके जब इसको परमिशन मिली बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एक कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, इन्होंने यहाँ पे इसे परमिशन दे दी कि जो HT मस्टर्ड DMH11 है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, ये अब लैब में सक्सेसफुल है, इट इज ऑल गुड टू गो, इसका कमर्शियल रिलीज होना चाहिए, इसकी एक्चुअली फसल अब लगानी चाहिए, एंड इसका कंजम्पशन स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे परमिशन दे दी गई, बट इसके लिए इसके अगेंस्ट एक पिटिशन आई कि ऐसी क्रॉप्स शायद फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ना हो, चाहे शायद ये एनवायरनमेंट के लिए सही ना हो। तो जो भी परमिशन दी गई, इससे पहले जो प्रॉपर डेटा चाहिए होता है, शायद ये परमिशन उस डेटा के बेसिस पे नहीं थी, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इस परमिशन को दिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टू जज बेंच के पास केस आया, दैट वाज जस्टिस BV नागरत्ना एंड जस्टिस संजय करोल। तो यहाँ पर कोर्ट ने पहले तो दोनों ही जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने सिमिलर बात बोली। उन्होंने पहले तो ये बोला कि इस डिसीजन का रिव्यू डेफिनेटली किया जा सकता है, क्या ये सही है क्या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। फिर उन्होंने दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दी।
पहली डायरेक्शन थी यूनियन गवर्नमेंट को लेके, जहां पर ये बोला गया कि जो भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और अगर हम आने वाला वक्त देखें तो वहां पर ऐसे सिनेरियोज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे बीटी ब्रिंजल का भी एक एस्पेक्ट आया था, बट आज तक उससे रिलेटेड भी कोई भी क्रॉप्स अलाउ नहीं किए गए हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे बोला गया जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको भी यहाँ पर रूल्स और प्रोविजंस लेकर आने चाहिए, एनफोर्स करने चाहिए ऐसे क्रॉप्स के इंपोर्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हुए। अब अल्टीमेटली ये देखते हैं कि जो पिटिशन आई उसमें डिसीजन क्या आया, क्या यहाँ पे अलाउ किया गया या नहीं। यहाँ पर एक स्प्लिट डिसीजन आया। स्प्लिट डिसीजन क्या है? स्प्लिट डिसीजन इज कि एक जज थे यहाँ पे फेवर में और एक जज थे अगेंस्ट। जस्टिस बीवी नागरत्ना was against and Justice Sanjay Karol was in favor of कमर्शियल रिलीज। ठीक है, एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया ऑन अप्रूवल ऑफ जीएम मस्टर्ड। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये कहा कि यहाँ पर इस क्रॉप का कहीं भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन ह्यूमन, ऑन एनवायरमेंट, और ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रस्ट है, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ कर देता है, अप्रूवल भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में एक ट्रस्ट आ रहा है कि हाँ दिस इज फिट फॉर कंजम्पशन। और हमारे पास इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है जो इस चीज को एविडेंटली जस्टिफाई करे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रस्ट है उसका प्रिंसिपल वायलेट होगा। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एनवायरमेंटल लॉ का एक बहुत अहम हिस्सा है कि लॉ में क्या कहते हैं, एनवायरमेंट में कोई भी ऐसा एस्पेक्ट होने से पहले, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश होने से पहले, कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले, इस क्रॉप की कल्टीवेशन को स्टार्ट करने से पहले उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट पे, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको रिवर्स करते करते दिक्कत हो जाती है। तो आया एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जिसमें यह कह दिया गया कि नुकसान हो उससे पहले ही हमें चीज देख लेनी चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये बोला गया क्योंकि बिना किसी डेटा के आपने ऐसे ही यहाँ पर इसे अप्रूवल दे दिया, दैट इज वायलेशन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 21 जो एक सेफ एंड हेल्दी एनवायरमेंट प्रॉमिस करता है सिटीजन्स को, ये उसका वायलेशन है। तो यहाँ पे ये सब ग्राउंड्स देते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, ये कमर्शियल रिलीज नहीं होना चाहिए। हाउएवर अगर हम जस्टिस संजय करोल की बात करें तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इट शुड बी अलाउड, क्योंकि अलाउ नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। डेटा अगर चाहिए तो डेटा आएगा कैसे? डेटा तो तभी आएगा ना जब इस चीज का कमर्शियल रिलीज होगा, जब एक्चुअली इसका कल्टीवेशन होगा। तो यहां पर उन्होंने बोला कि ओपन एनवायरनमेंट में इसकी स्टडी जरूरी है ताकि ये समझ पाए कि क्या इंपैक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी पे, एनवायरनमेंट पे, अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ पे। और यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए टुवर्ड्स, एक अप्रोच होनी चाहिए ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, चाहे किसी भी चीज में डेवलपमेंट की तरफ, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉयलेट होगी अगर हम इस चीज का कमर्शियल रिलीज आज रोक देते हैं। तो अभी इसका आया है स्प्लिट वर्डिक्ट, कोई ऐसा प्रॉपर डिसीजन नहीं है, इसे सेंड किया जाएगा टू हायर जज बेंच एंड देन वी वुड फाइनली सी। मूविंग ऑन, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 से रिलेटेड केरला हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया। पहले तो ये समझते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बेसिकली क्या है। अभी हमने आर्टिकल 23 की बात की थी, आर्टिकल 23 में हमने फोर्स लेबर के एस्पेक्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एस्पेक्ट देखा था। अब आर्टिकल 23 का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो चाहे किसी भी इलीगल काम के लिए हो, ठीक है, या फिर फॉर सेक्सुअल असॉल्ट हो, या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फॉर लेबर, ठीक है, किसी भी तरीके से जो फोर्स एंड इलीगल ट्रांसफर होता है ऑफ ह्यूमन बींग्स उसे कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब
इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 इसी पर्पस के लिए आया था कि क्या इमोरल ट्रैफिकिंग माना जाएगा। उससे रिलेटेड यहाँ पर अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाला पॉइंट देखें, ब्रॉथल देखें, तो यहाँ पर व्हाट इज ब्रॉथल, ठीक है, किस किस को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए। तो ब्रॉथल बेसिकली किस किस तरीके से डिफाइंड है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है ब्रॉथल एज एनी प्रॉपर्टी, एक तरीके से, which is used for purpose of sexual exploitation or abuse for gain of another person or for mutual gain of two or more prostitutes। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जहां पर प्रोस्टिट्यूशनल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये वाला सारा एस्पेक्ट रहता है, दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी ब्रॉथल। एंड सेक्शन 5 यहाँ पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है किस किस पे, कोई भी जो प्रोक्योर करता है, इंड्यूस करता है और टेक्स इंडिविजुअल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर्पसेस, ठीक है। अब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट के सामने एक केस आया जहां पर एक ब्रॉथल से एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, ठीक है, हु वाज अ कस्टमर देयर, एंड उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए इसी सेक्शन 5 ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत। अब यहाँ पे दैट पर्सन जो कस्टमर था, उन्होंने ये क्लेम किया कि आईटीपी एक्ट में जो ओनर्स ऑफ ब्रॉथल हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, उन सबको ऑफेंस माना जाना चाहिए, ठीक है, उन सबको यहाँ पे सजा दी जानी चाहिए, बट एज अ कस्टमर यहाँ पे आईटीपी एक्ट किसी भी तरीके से सजा प्रोवाइड नहीं करता है। तो उनका अगर कहीं भी आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, अगर कन्विक्शन कर रहे हैं, ये चीज गलत है। बट केरला हाई कोर्ट ने आईटीपी एक्ट के डोमेन को वाइडन करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन दिया कि इवन ए कस्टमर इन ब्रॉथल, उन्हें चार्ज किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट, क्योंकि यहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उनका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये था कि अगर कस्टमर ही नहीं है तो यहाँ पर ब्रॉथल का कोई पर्पस नहीं है। बेसिकली इट इज द कस्टमर जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स दिखाकर यहाँ पर ये एक्टिविटीज कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने जो प्रोक्योर शब्द है उसको ये बोला कि अगर कोई भी ऑब्टेन कर रहा है डोमेन, डोमेन क्या होता है कि आप अपना अपने आप को इंपोज कर रहे हैं ओवर अ पर्सन, एक अथॉरिटी है किसी की ओवर अ पर्सन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्कोप वाइडन किया टू इंक्लूड कस्टमर्स एज वेल। तो जो प्रोक्योर शब्द था उस चीज का जो इंटरप्रिटेशन है वो केरला हाई कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस एक्ट, जो इस एक्ट का इंटेंट था उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा कि प्रोक्योर का मतलब है अथॉरिटी स्टैब्लिश करना, और एक कस्टमर एक अमाउंट पे करके अथॉरिटी ही स्टैब्लिश कर रहा है और इस वजह से उसे लायबल होना चाहिए। सेक्शन 7 क्लॉज 1 भी अगर हम देखें तो ये भी दो तरीके के लोगों को यहाँ पर ऑफेंडर्स मानता है, उन पे पेनल्टी इंपोज करता है। कौन कौन? जो प्रोस्टिट्यूशन कैरी ऑन करते हैं एंड विद हुम ये प्रोस्टिट्यूशन कैरी ऑन हो रहा है। तो इस कैटेगरी में डेफिनेटली यहां पर कस्टमर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, जिसकी वजह से केरला हाई कोर्ट ने यहां पर अल्टीमेटली इस पर्सन को सजा सुनाई थी। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डिसीजन दैट इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली, क्या वो यहाँ पे एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से बाउंड है या नहीं। टसल बहुत सालों से चल रहा है, 2018 से तो काफी ही ज्यादा चल रहा है। बेसिकली अगर हम समझे एक्चुअली सिनेरियो क्या है, तो 1991 में बाय 69th अमेंडमेंट एक आर्टिकल ऐड किया गया 239AA। इस आर्टिकल का पर्पस क्या था? इस आर्टिकल का पर्पस था कि दिल्ली असेंबली होनी चाहिए, एंड ये जो असेंबली है ये इसके पास पावर है टू मेक लॉज फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज दिल्ली। पर अगर हम बाकी यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो बाकी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। कौन होगा वो? प्रेसिडेंट। तो दोनों ही अगर हम बात समझें तो आर्टिकल 239 के तहत आया एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे। वो अपने हिसाब से तो काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें जो भी नाम का सजेशन दिया जाता है उस पर ठप्पा
लग जाता है। और अगर हम 239 ए की बात करें तो यहां से आई दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टसल आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो रफनेस थी वो आई कि यार यहाँ पर क्या जो डिसीजन लेना है लेफ्टिनेंट जनरल ने, तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट की बात सुननी है या फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की बात सुननी है। क्योंकि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में तो गवर्नर हैज इज टू बी बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। पर यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल के लिए क्या एस्पेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ही एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। डिस्क्रिशन भी यहां पर अलाउड होती है अगर किसी लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है तो ऐसे केस में प्रोवाइडेड डिस्क्रिशन अलाउड होगी। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस देखें, जहां से एक्चुअली कंट्रोवर्सी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, बट अब पावर किसके पास चली गई। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये बोला कि पावर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एडवाइस लेफ्टिनेंट जनरल को डेफिनेटली सुननी होगी, एक्सेप्ट 3 सिचुएशंस। कौन कौन सी? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों के अलावा कोई भी अगर मामला है, मैटर है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल को दिल्ली सरकार की बात सुननी होगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली थोड़ा सा चिढ़ गई कि भाई हमारी पावर कम हो रही है, जिसके लिए एक एक्ट भी आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मामला है, जो हमारा करंट मामला है उसमें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट बाउंड नहीं है। यहाँ पे मामला आया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके पास एक पावर है, वो पावर है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी में वो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। जो एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 है उसमें मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। तो अभी 2024 में जब मेंबर्स को नॉमिनेट करने की बात आई, 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करना था, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने ये कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल ने हमारी बात ही नहीं सुनी। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यहां पर यह कहना था कि जो 239 ए 1991 में आया, ये आर्टिकल दिल्ली सरकार, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 1991 में आई, और जो ये एक्ट है ये 1957 का है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का कभी इंटेंट ही नहीं था कि लेफ्टिनेंट जनरल को किसी और की बात भी सुननी है, जिसको देखते हुए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि क्योंकि यहां पर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो हमने ये पॉइंट बोला था कि जब तक कोई लॉ नहीं कहता कि लेफ्टिनेंट जनरल को बात नहीं माननी, और यहां पर लॉ ही कह रहा है, लेजिस्लेटिव इंटेंट ही कह रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल इज नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, एंड हेंस in this matter of nomination of members to municipal corporation of Delhi, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक अपर हैंड दिया टू लेफ्टिनेंट जनरल। उन्होंने एड एंड एडवाइस का जो कंटेंशन था उसे रिजेक्ट कर दिया, एंड कहीं ना कहीं जो 2018 का डिसीजन का स्पिरिट था वो भी थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हमारे इस साल के रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप आपको सब समझ आए। प्लीज शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिनका क्लैट का एग्जाम है एंड relevant judiciary exams, etc. Okay, so I'll see you very soon with another such session. Till then, take care and keep practicing. Bye bye.